हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, आप सोच रहे हो कि काफ़ी दिन से 2-3 दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए अपने पास वीडियो नहीं आ रही है। तो यहाँ पे वीडियो बनाना बंद नहीं किया है। अभी क्या है कि देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने थंबनेल जो चेंज किया है वीडियो का, उस पर थोड़ा काम चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा थंबनेल सेलेक्ट किया है और अब थोड़ा अच्छा थंबनेल वहाँ पे लगा दिया है वीडियो की जगह पे। थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे इसलिए वहाँ पे थंबनेल को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिलेबस अपना कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी मैंने आपको पहले दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। और अब देखो, यहाँ पे अपन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और सभी सब्जेक्ट जो अपने पास हैं उन सभी की क्लासेस अब रेगुलर लगेगी। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारा जो थंबनेल है कैसा है, कि हमारे पास बढ़िया है, काम चल जाएगा किसमें। तो आप देख लेना, वो अपने हिसाब से रिव्यू आप थंबनेल उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे आज की जो क्लास है अपनी पास किसकी है, मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास लगाई है आज। और मैथमेटिकल फिजिक्स में अपनी क्लास नंबर 7 है, फर्स्ट चैप्टर की। तो यहाँ पे देखो, इस चैप्टर का जो बेसिक है वो काफ़ी अच्छा तैयार हो चुका है हमारा। यानी कि देखो, यहाँ पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ लिया है और उसके टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। उसके बाद में हमने यहाँ पे हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र हो गया, ठीक है, गोली हो गया, बेलनी हो गया, इनमें आपस में संबंध निकाला है। और आपको मैंने याद हो तो पॉइंट करवाए थे, कौन कौन से, आधार सदिश, अदिश गुणांक, ठीक है, इकाई सदिश। तो ये 3-4 पॉइंट हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक एक के निर्देश तंत्र में ज्ञात करने पड़ते हैं। तो ये मैंने आपको ज्ञात करवा दिए हैं। और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि, और देखो ये थंबनेल जो चेंज किया है ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर आपको दिख जाएगा कि इस वीडियो लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन अपन को पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थंबनेल को चेंज कर दिया है मैंने। तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में, और भी भाई आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप इसको आराम से इस वीडियो लेक्चर में पढ़ सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं हमारे पास में, इसके अलावा देखो हमने क्या पढ़ लिया इसमें। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है वो एक लांबिक वक्र निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, और हमारे पास जो बेलनी होता है इसको भी हमने लांबिक प्रूफ कर दिया। कैसे किया था आपको पता होना चाहिए। देखो यार, पढ़ने में है, अब कंजूसी मत करो, साथ के साथ पढ़ते चलो तो मजा आएगा। अब यहाँ पे बताओ भाई, फटाफट बताओ, सभी बताएंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे गोलीय को कैसे प्रूफ किया था लांबिक। हमने जो आधार सदिश था उनका गुणनफल कर दिया और वहां पे उनका 0 आ गया था गुणनफल, क्योंकि 90 डिग्री होगा तभी तो गुणनफल आएगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार हमने वहां पे गोलीय को भी किया था और बेलनी को, दोनों को हमने प्रूफ कर दिया था 90 डिग्री पे, यानी लांबिक प्रूफ कर दिया था। और बात करते हैं, हमारे पास में 2 क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट, याद करो 2 क्वेश्चन और करवाए थे मैंने आपको। यानी कि हमारे पास में जो अदिश गुणांक का जो मान है आपको याद होना चाहिए। अदिश गुणांक का जो मान है हमारे पास में किसमें, एक तो गोलीय में और एक हमारे पास बेलनी में, और हमारे पास कार्तीय मैंने करवा दिए। तीनों निर्देश तंत्रों में मैंने अदिश गुणांक का मान ज्ञात करवाया है। और आप देख लेना पीछे की जो साल हैं, पीछे के जो पेपर हैं हमारे पास, उनके अंतर्गत आप देख सकते हो कि हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए अदिश गुणांक का मान 1 1 1 होता है। ठीक है, हमारे पास में जो गोलीय होता है उसके लिए क्या होता है बताओ, 1 r r sin थीटा होता है। और हमारे पास में जो बेलनी होता है उसके लिए जो अदिश गुणांक का मान होता है वो होता है 1 ρ 1 होता है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में, इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो ये बताओ हमारे पास में जितने भी पॉइंट अच्छे खासे। तो इस प्रकार हमने काफ़ी अच्छी तरीके से, अल्टीमेट तरीके से चैप्टर का बेस तैयार कर लिया है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये है मैथमेटिकल फिजिक्स। यहाँ पे जो भी यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव होता है, चाहे वो बेस वेक्टर का हो, चाहे वो स्केलर कोफिशिएंट का हो, चाहे वो यूनिट वेक्टर का हो, ठीक है, ये सारे। और इसके अलावा मैंने आपको और भी करवाए थे, याद हो तो, पृष्ठीय अल्पांश, रेखीय अल्पांश, आयतनीय अल्पांश। यार भूलो मत, तो ये देखो एक एक पॉइंट को अपन ऐसे ऐसे कर देंगे, उंगलियों पे रटा देंगे, उंगलियों पे। आगे बात समझ में, ये होता है पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में अब आगे बढ़ते हैं अपन। भाई देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पीछे की बात कर ली जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है, रिवीजन भी हो जाता है और माइंड क्या है कि इसको कैच कर लेता है। अब देखो यहाँ पे आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अपन। अब देखो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और देखो फिर वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैं कोर्स करवाऊंगा वैसे करते चलिए। अगर आपको, देखो एक क्राइटेरिया फिक्स कर लो आप, अगर आपको यहाँ पे मान लो कि
बीएससी में 80+ बनानी है, तो ये मान लो कि जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मतलब जो भी न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, जो भी डेरिवेशन में आप करवाऊंगा, और वैसे साथ के साथ पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से तो। और उसके अलावा जिसको भाई यहाँ पे 70+ बनानी है, वो क्या है कि थोड़ा स्मार्टली तरीके से स्टडी करे। कैसे कि यहाँ पे थोड़ा फोकस करे। जब भी मैं बोलूँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, ये आने के चांसेस हैं, और थोड़ा बहुत तो पिछले साल के जो पेपर हैं उनको थोड़ा भाई थोड़ा बहुत अध्ययन करे उनका, और ऐसे इंपॉर्टेंट का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सके, ठीक है। तो 70+ को ये करना है। और यहाँ पे अगर जिसको मान लो कि हमें तो भाई 60 बनानी है, हमें यहाँ पे 55 या 60 बनानी है, फर्स्ट डिवीज़न आना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जो मैं कहूँ यहाँ पे कि ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। बस आपका काम वहीं पे है, वहीं पे आपका काम खत्म हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। भाई देखो, ये कड़वा सच है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अपनी क्राइटेरिया फिक्स करो कि यहाँ पे आप 80 बनाओगे। भाई यहाँ पे बीएससी में हर कोई 80 बनाना चाहता है। प्रत्येक स्टूडेंट आप पूछोगे ना तो आप बोलोगे हाँ भाई मैं 80 बनाऊंगा, 90 बनाऊंगा, जो भी है। लेकिन ईमानदारी से बताओ कि आपकी औकात कितनी है। भाई आप 60 बना सकते हो या 70 बना सकते हो। भाई आप खुद को पहचानते हो, भाई आपको कोई दूसरा नहीं पहचानता है। आप खुद से कहो कि मुझे 70 बनानी है, 60 बनानी है, 80 बनानी है, तो उसके हिसाब से पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं। अब कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम में। अब यहाँ पे अपने पास 1.5 से 2 महीने बचे हैं, एटलीस्ट 2 महीने बचे हैं। अब एक बात बताओ, आपको अभी पता नहीं है कि हमें कितना पढ़ना है। अगर आपको जैसे मान लो 60 बनानी है, तो उस 60 के हिसाब से पढ़ाई करो। अब आपको बनानी है 60 और आप पढ़ाई कर रहे हो 90 के हिसाब से, तो फिर उससे क्या है कि आपका माइंड है वो स्टेबल नहीं रहता। वो बोलता है ये पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, फिर आपका दिमाग खराब। और आपके फिर उसमें लिखा आता है, मार्कशीट में क्या लिखा आता है, प्रमोटेड टू सेम क्लास, यानी कि फेल हो गया आप। सही सही बात है, ईमानदारी की बात है ये। प्रत्येक स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भाई साहब आपको खुद को देखना है अब ये कि आपको 70 बनानी है या 60 बनानी है। अब वो तो फिर आपका हिसाब है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं मेहनत यहाँ पे पूरी, यहाँ पे मैं 90+ यानी कि आप 90+ के लिए मेहनत करवा रहा हूँ आपको। अगर मेरे साथ में आपने पूरे सब्जेक्ट को रियल एनालिसिस हो गई, ठीक है, और हमारे पास थर्मो हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, और मैथमेटिकल फिजिक्स हो गई, ठीक है, ये हमारे पास में अगर आप साथ के साथ पढ़ लिए ना, आपकी आराम से 90+ % बनेगी। इसमें कोई राय दुआ नहीं है, कोई भी, ठीक है। और आपका थर्ड जो ऑप्शनल पेपर है उसको भी आप देखो ईमानदारी से पढ़ते रहिए। देखो जो आपके पास केमिस्ट्री है या फिर जो भी है आपके पास, ज्योग्राफी है, जो भी है आपके पास, उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब काफ़ी यहाँ पे बातें हो चुकी हैं, और ये बातें ज़रूरी हैं करना, क्योंकि इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा एक क्लियरिफिकेशन मिलता है। अगर आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो फिर डायरेक्शन के आपको कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको कोई टारगेट नहीं है, तो फिर आप फिर वही बात है अनजान राहों में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब देखो आज मैं यहाँ पे काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैसे तो मैं आपको डेली इंटरेस्टिंग टॉपिक ही बताता हूँ, लेकिन फिर भी आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ अलग तरीके से। देखो कैसे, यहाँ पे हमने आपको मतलब जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं लगभग लगभग सबके बारे में बता दिया है अच्छी तरीके से ना, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और जो भी मान लो कि आपको लगता है कि ये सर ने नहीं करवाया, ये स्किप कर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखें। अगर वो लगता है ना इंपॉर्टेंट है वास्तव में ही, तो उसको अपन करवा देंगे, इसकी कोई टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो एक बात बताओ, हाँ भाई आदिल बता, आदिल एक बात बता, यहाँ पे एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लाम्बिक वक्र निर्देश तंत्र में, भाई लाम्बिक अपने पास जो निर्देश तंत्र है उसकी विशेषता बताइए, उसके गुणधर्म बताइए, ठीक है। तो फिर इस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है उसके गुणधर्म लिखिए, उसकी विशेषता बताइए, उसके महत्वपूर्ण विशेषता गुणधर्म बात बराबरी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाम्बिक वक्र, लाम्बिक वक्र निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र की विशेषता बताइए, की विशेषता बताइए, ठीक है, विशेषता, या फिर बताइए गुणधर्म बताइए, गुणधर्म। और मुख्य रूप से बात करें ना, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास विशेषता गुणधर्म का नहीं है, ये अपने पास है
महत्वपूर्ण सूत्रों का, महत्वपूर्ण सूत्र बताइए। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे। भाई देखो, एक एक चीज को बता रहा हूं मैं आपको कि किस प्रकार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और किस प्रकार एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बताओ, यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास में जो लांबिक वक्र निर्देश तंत्र है, जो कि आपने पढ़ा है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कर्व फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे अब देखो उसमें क्या चक्कर है, उसमें ये चक्कर है कि हमारे पास में इसकी विशेषता पूछ ली जाए आपसे, तो आप फिर किस प्रकार उसको लिखोगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो लांबिक वक्र निर्देश तंत्र है, इसके अंतर्गत मैं यहाँ पे आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ कुछ, और वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसके ऊपर लिख लो इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब मैं बोल दिया ना, फिर आपको वही बोल दिया हूँ मैं आपको, जिसको 80 बनानी है पढ़ना पड़ेगा। जिसने 80 का लक्ष्य ले रखा है ना, 80 प्लस का लक्ष्य ले रखा है, या 70 का भी लक्ष्य ले रखा है, 75 का भी लक्ष्य ले रखा है, तो उसको ये पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूँ उसको पढ़ना पड़ेगा, साफ सट क्लियर बात है ये। तो आइए आप चलते हैं, ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं आपका, अब पढ़ते हैं यहाँ पे मुद्दे की बात पाते हैं, आंसर करते हैं इसका। अब आपसे देखो यहाँ पे सिंपली पूछ ली जाए कि लांबिक वक्र निर्देश तंत्र है, उसकी विशेषता बताइए, उसके गुणधर्म बताइए, या फिर उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको बताइए। तो इस कंडीशन में आपसे जैसे 2 नंबर 2.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसमें क्या करोगे फिर आप। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको 9-10 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको फॉर्मूले टाइप में है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे उनके, और आपको फॉर्मूले धीरे धीरे याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको वहाँ पे लिख देना है, आपको वो क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, साफ सी बात है, सिंपल सी बात है। अब देखो आइए चलते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है अवकलज संकारक। अब ये किसके लिए है, हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है ये गुणधर्म बता रहे हैं अपन किसके, लांबिक वक्र निर्देश तंत्र के। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने पास अवकलज संकारक की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अवकलज संकारक। अब क्या है, अवकलज संकारक के अंतर्गत एक फॉर्मूला है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको अवकलज संकारक है, आपको पता है, हमको पता है कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। और यहाँ पे इसको अपन इससे व्यक्त करते हैं, डेल से, डेल वेक्टर से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास, देखो इसका फॉर्मूला वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था, देखो याद करने की कोशिश करो। आपने वहाँ पे उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आपका माइंड है ना, उसने उसको कैच किया था। और याद करो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, ज़्यादा नहीं पूछ रहा मैं आपको, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि अपने वहाँ पे कार्तीय निर्देश तंत्र में पढ़ा था, अर्थात आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में पढ़ा था, याद करो। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, देखो लांबिक वक्र निर्देश तंत्र है, इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे। हमारे पास जो एकांक सदिश है वो कौन सा है, देखो E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप है। और जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है, वो क्या है, U1, U2, U3। तो उसके रूप में यहाँ पे अवकलज संकारक का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई, भाई बता, भाई आदिल बता, फटाफट बता, भाई सौरभ बता फटाफट। तो यहाँ पे देखो E कैप, ठीक है, E1 कैप अपोन में आएगा हमारे पास में H1। H1 क्या है बताओ, अदिश गुणांक है। ठीक है, यहाँ पे DU अपोन में क्या आ जाएगा, DU1। अब देखो ये याद कर लो सिंपल सा, भाई अवकलज संकारक के लिए याद कर लो E1 अपोन में H1, ठीक है, DU अपोन में DU1। ठीक है, अब तो क्या करो भाई, प्लस लगा दो और यहाँ पे 2 कर दो, बस, अब कुछ नहीं है। E कैप 2 H2, ठीक है, DU अपोन में DU2, प्लस में E कैप 3 अपोन में H3, और हमारे पास में आ जाएगा DU अपोन में U3। अब देखो जितना सिंपल होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है इस क्वेश्चन को बताने की, वो मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको याद भी करना पड़ेगा। तो किस प्रकार आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सा आप पढ़ो कि अवकलज संकारक होता है हमारे पास डेल, डेल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में E1 अपोन में H1, ठीक है, DU अपोन में DU1। ठीक है, बात बराबर है। उसके बाद अपन E2 E3 के लिए अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं अपन इसी प्रकार, इसके गुणधर्म की बात कर रहे हैं या फिर एक महत्वपूर्ण फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। देखो एक एक फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले बोल दिया मैंने आपको, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है वो आपको याद कर लेना है, मतलब उसको रट लेना है अगर आपको मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़नी है। अरे हलवा थोड़ी है जो खा लोगे इसको, मैथमेटिकल फिजिक्स है, सेकेंड ईयर में आ चुके आप। अब भी आप यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंपल चीज़ हमें मिल जाए, एज ए टाइप हलवा की बात कर रहा हूँ मैं, कि हलवा मिल जाए और उसको खा लें,
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने बीएससी ली है तो, साफ सी बात है। ठीक है, एक्सपेक्ट मत करो फिजिक्स से कि यहाँ पे आपको सिंपल चीज़ें मिल जाएंगी। भाई देखो इससे सिंपल क्या होगी बताओ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला है और उसको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, कर लो इसको याद, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे मैंने बता भी दिया इस प्रकार इसको याद कर लेना है। अब देखो यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो सेकंड पॉइंट है अपने पास अदिश प्रवणता। आपने पढ़ा है इसको यार, स्केलर ग्रेडियंट पढ़ा है आपने, अदिश प्रवणता पढ़ा है। जो नाम पढ़े हैं ये बिल्कुल पढ़े हुए आएंगे आपके, जो अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हैं। तो अदिश प्रवणता क्या होती है भाई बताओ, हमारे पास में अदिश प्रवणता होती है हमारे पास, देखो ग्रेड वेक्टर, और इसको दर्शाएंगे अपन फाई से। ठीक है, और ये जो होती है ना, ये होती है हमारे पास में डेल वेक्टर मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, फाई है। अर्थात यहाँ पे देखो हमारे पास जो डेल था ना, उसको अपन यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे, अब किसके सापेक्ष में, फाई के सापेक्ष में ऑपरेट कर देंगे। जहाँ पे यू आ रहा है ना, यहाँ पे यू यू यू, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, फाई रख देंगे। बस सिंपल से याद करो यार, बिल्कुल एकदम कड़ी से कड़ी जोड़ो, एकदम बिल्कुल सीक्वेंस याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे अपन करेंगे कि हमारे पास में डेल का जो मान है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और जो ऑपरेट कर देंगे इसको फाई के सापेक्ष में कर देंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है फॉर्मूले को याद करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताने की यहाँ पे कोशिश करो। तो यहाँ पे इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा देखो, E1 कैप अपॉन में H1, और यहाँ पे आ जाएगा डी फाई अपॉन में DU1। प्लस में बात करते हैं अपन, देखो E कैप 2 अपॉन में H2, और यहाँ पे बात करेंगे डी फाई अपॉन में DU2। इसी प्रकार बात करते हैं E कैप 3 अपॉन में, देखो साथ के साथ बोलोगे तो आपका बेनिफिट होगा और आपको याद भी होगा, साथ के साथ बोलो, मजा आएगा पढ़ने में। अदिश प्रवणता क्या होती है भैया बताओ फटाफट, ग्रेडियंट फाई होती है, इसका फॉर्मूला होता है डेल फाई अपॉन में, देखो यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं करा है, सिंपल यू है, उसको यहाँ पे अपन ने फाई से रिप्लेस कर दिया, अर्थात यहाँ पे फाई के सापेक्ष में ऑपरेट कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो यहाँ पे बात करते हैं आगे, चलो भाई आगे चलो, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं हमारे पास में, कौन कौन से, अवकला संकारक, अदिश प्रवणता। इसी प्रकार तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं भैया। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस बात कर लेते हैं। तो ये आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आपके, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं, सारे नाम पढ़े हुए हैं। लेकिन फिर आप बोलोगे भाई ये फॉर्मूले तो हमने पढ़े नहीं, अरे तो फॉर्मूले कहाँ से पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में हो आप, और फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले कैसे काम आएंगे आपके बताओ। तो यहाँ पे लेकिन आपको ये लगेगा हाँ भाई पढ़ा हुआ लग रहा है हमको, डाइवर्जेंस आपने नाम सुना था फर्स्ट ईयर में भी, तो यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर में उसका यूज कर लो भाई। तो डाइवर्जेंस क्या होगा, फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। तो डाइवर्जेंस क्या होता है बताओ, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, डाइवर्जेंस है हमारे पास में ए वेक्टर। ठीक है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर है हमारे पास, और यहाँ पे ये जो होगा ए वेक्टर, ये होगा हमारे पास में क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, डेल वेक्टर मल्टीप्लाई में ए वेक्टर। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास में, देखो ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास में इसका फॉर्मूला होगा इस प्रकार, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आपको तो समझ में नहीं, याद भी साथ के साथ यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, H1 H2 H3, याद करो 1 अपॉन में H1 H2 H3 किसका फॉर्मूला है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। क्या पढ़ रहे हैं अपन, लांबिक वक्र निर्देश तंत्र के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, या महत्वपूर्ण फॉर्मूले अपन बोल सकते हैं। अंदर चलो ब्रैकेट में, चलो भाई ब्रैकेट में चलेंगे अपन, अंदर है तो क्या आ जाएगा देखो, DU1। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे अपन, यहाँ पे देखो H1 H2 H3। अब तो ये कहानी अपन को रिपीट करनी है आपको, यहाँ पे H1 नहीं आएगा भैया, देखो यहाँ पे H1 नहीं आएगा, गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे आएगा A आएगा, यहाँ पे आएगा A1 H2 H3। ठीक है, उसके बाद में देखो अब रिपीट करेंगे कहानी, प्लस में देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेल में डेल U2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा A1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा A2, यहाँ पे क्या था H2 H3 था, तो यहाँ पे कर दो H1 H3। अरे सिंपल सी कहानी है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बस। तो D अपॉन में DU3। ठीक है, और यहाँ पे अंदर A3, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे H2 H3 हो चुका, H1 H3 हो चुका, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में अब H1 H2 आ जाएगा। H1 H2 थोड़ी आया हमारे पास, तो H1 H2 आ जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको 1% की भी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपन ब्रैकेट बंद कर देंगे। 3 फॉर्मूले बता दिए मैंने आपको, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, अदिश प्रवणता, अवकलज संकारक। पहले बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको कितने कराऊंगा, मतलब 9-10 पॉइंट करवाएंगे अपन यहाँ पे, और उसमें से आपको केवल एग्जाम में अगर आपसे 2 नंबर में पूछेगा, 2.5 नंबर में पूछेगा, तो वहाँ पे आपको 6 या 7 गुणधर्म वहाँ पे आपको ये ऐसे कैसे लिख देने हैं, कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे लिख देने हैं,
क्योंकि यहाँ पे देखो अपन E1 कैप E2 कैप सिंपल अपन लाम्बिक के लाम्बिक के अपना जो वक्र निर्देशन तंत्र है उसके लिए ही लिख रहे हैं, मतलब स्पेशली उसके लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं, चौथे पॉइंट की बात करते हैं भाई फटाफट। अब देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है भाई, फटाफट बताओ। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है सदिश क्षेत्र का कर्ल। अब देखो सारे नाम आपके सुने हुए हैं, डाइवर्जेंस हो गया, कर्ल हो गया, ये सब पढ़े हुए हैं अपने पास। तो सदिश क्षेत्र का कर्ल, ठीक है भाई साहब। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओगे भाई, बताएं भाई, रुको पेशेंस रखो भाई। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा वो है हमारे पास, देखो कर्ल CURL कर्ल ए वेक्टर बराबर में, देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था डाइवर्जेंस होता है डॉट, कर्ल होता है क्रॉस, बात बराबर है सिंपल सी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे और ए वेक्टर कर देंगे। वो के वो फॉर्मूले हैं यहाँ पे यार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो वही H1 H2 H3, लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्ल की, तो आपको पता है यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं, सारणिक फॉर्म में, मैट्रिक्स नहीं सारणिक, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, सारणिक फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं, देखो किस प्रकार लिखेंगे, वही E1 H1, ठीक है, E2 H2, मतलब E3 H3। अरे यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं अपन, बोलते हैं ना ख्याल कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे बिल्कुल। A1 H1 E2 H2 E3 H3, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखेंगे, देखिए DU1, फिर वही DU2 और DU3, कर दिया सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो A1 H1 A2 H2 और A3 H3। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस आप 2 से 3 बार इसको अगर रोजाना अगर आप एक बार पढ़ लेते हो और एक बार लिख लेते हो ना बिना देखे, तो आपके रट जाएंगे फॉर्मूले। बस फॉर्मूले याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, वो क्या होता है बताओ। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर बच्चे, कई बच्चे नहीं, अधिकतर 90% बच्चे ये करते हैं कि एक बार फॉर्मूले को एकदम रट लेते हैं, एकदम याद कर लिया, हाँ ये फटाफट ये हो जाए, ये हो जाएगा। लेकिन आप याद करो भाई, ऐसे याद मत करो, क्योंकि आप उसको याद करोगे तो आपको एक दिन के लिए याद रहेगा, लेकिन आप दूसरे दिन अगर इसको आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे। लेकिन फिर बच्चा क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि यार मैंने कल याद किए थे और मेरे को याद ही नहीं आ रहे, तो ये तो याद नहीं हो रही, तो हार्ड है, ये तो डिफिकल्ट है। बिल्कुल नहीं है, आपकी जो साइकोलॉजी, आपकी जो सोचने की जो क्षमता है वो बिल्कुल गलत है भाई। सोचने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी फॉर्मूले को आप याद करोगे ना, उसको आप क्या करो, मतलब 5 मिनट आज पढ़ लो, उसका रिवीजन कर लो, उसको एक बार लिख लो फटाफट। फिर आप कल क्या करो, कल भी 5 मिनट पढ़ लो, फिर उसके अगले दिन भी मतलब 5-5 मिनट दो उसको। आप यहाँ पे एक दिन में 1 घंटा मत दो उसको, एक दिन में 1 घंटा मत दो, आप उसको टुकड़ों में दो, 5 मिनट आज दे दो, 5 मिनट अगले दिन दे दो। उससे क्या होता है कि अपना जो माइंड होता है ना, आज कुछ अलग अलग स्थिति में है, कल कुछ अलग स्थिति में है, तो उस प्रकार वो माइंड अपने आप को कैच कर लेता है उस क्वेश्चन को, और वो अपने आप याद अपने पास हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है अपने को याद करने की। तो देखो मैं याद करने पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। बात करते हैं 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट आपने पढ़ रखा है, नाम सुन रखा है, उसका नाम है लाप्लास संकारक। क्या है, लाप्लास संकारक। अब देखो एक बात, अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो जो बच्चा यहाँ पे थोड़ा इंटेलिजेंट, अब देखो यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट की बात नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छा है, उसने यहाँ पे सवाल आया होगा उसके मन में कि सर ये यहाँ पे जो फॉर्मूलेज हैं अपने पास अभी जो अपने बताए हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल सही है आपका जवाब, आपको इसका आंसर मिलेगा, प्रॉपर कारण मिलेगा, लेकिन इनको सबको प्रूफ करेंगे अपन। ये हमारे पास में जो अवकलज संकारक, अदिश प्रवणता, डाइवर्जेंस, कर्ल, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए सारे प्रूफ करेंगे, एक एक प्रूफ करेंगे, और इसी बुक में करेंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स में। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, भाई बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, उसी प्रकार आपको इसका कारण मिलेगा, जवाब मिलेगा, आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखो, अब प्रसन्न हो जाओ आप, ठीक है, अब खुश हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी। अब यहाँ पे लाप्लास संकारक की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से वही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लाप्लास संकारक क्या होता है, देखो लाप्लास संकारक होता है डेल स्क्वायर होता है हमारे पास। क्या होता है, डेल स्क्वायर। फॉर्मूला बताओ, 1 में H1 H2 और H3 होता है। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट बंद कर देंगे अपन। ब्रैकेट बंद करने के बाद में हमारे पास देखो डेल U1, ठीक है। याद करने की कोशिश करो, देखो एक को याद कर लो आप। याद करने का क्या तरीका है, एक को याद करो, फिर उसके बाद में दोनों में फॉलो कर दो। आप इसको बड़ी तरीके से मत देखो, भाई हमारे पास फॉर्मूला बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करो तो देखो E1 H1 आपने याद कर लिया, डेल U1 आपने याद कर लिया, A1 H1 याद कर लिया। इसके आगे क्या है बताओ, इसको भूल जाओ,
इसको आप बंद कर दो, आप इसको केवल याद कर लो। देखो यार वो तो दिख ही नहीं रहा था इसको आप बोल जाओ इस प्रकार, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, देखो E1 H1 DU1 A1 H1। तो इस प्रकार अगर आप याद करोगे तो ये आगे के तो याद हो जाएंगे, तो ये तो छोटा हो गया। तो इस प्रकार याद करो, देखो अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ और अपने आप से याद कर लो। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो डेल U1 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो H2 H3 अपॉन में H1, ठीक है, डेल U1। अभी याद कर लो, बाद में समय आने पर इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है भाई। देखो समय आने से पहले हम कुछ कराएंगे नहीं, और समय अगर आ जाएगा तो हम कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है, साफ सी बात है। H1 H3 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे H2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डेल U2, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे बात कर लेंगे, प्लस में डेल U3 H1 H2 अपॉन में H3 और डेल U3। अब इसमें आपने थोड़ा बहुत पैटर्न अगर आपने समझा हो तो आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पे साफ साफ, यहाँ पे क्या है, देखो डेल U1 है, ठीक है। अंदर बात करिए अपन ने क्या है, देखो H2 H3 H1, यानी कि देखो यहाँ पे डेल U1 H1 डेल U1, डेल U2 H2 डेल U2, डेल U3 H3 डेल U3, मतलब तीनों में सेम है बिल्कुल। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3 है। यहाँ पे क्या है, सिंपल देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब देखो H2 H3 कर दिया, फिर H1 H3 कर दिया, ठीक है, फिर H1 H2 कर दिया, बस इसके हिसाब से कर दो आप। इसमें याद करने के लिए भी मैं बता रहा हूँ आपको कैसे याद करने हैं, ठीक है। तो यार बताना पड़ेगा, देखो हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हो और अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हो। आगे बात समझ में, आप चलते हैं 5 पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए, अवकल संकारक, उसकी प्रवणता, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लास संकारक। अब पढ़ते हैं छठे पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो छठा पॉइंट कौन सा है, छठा जो पॉइंट है हमारे पास लाप्लास के बाद में, आपको पता है आपने 2 इक्वेशन पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी लाप्लास, ठीक है, एक पढ़ी थी लाप्लास, एक पढ़ी थी पाइसन, आपको याद हो तो, याद है प्रश्न पढ़ी थी आपने। देखो यहाँ पे अपन ने अभी क्या निकाला है, यहाँ पे निकालना है लाप्लास संकारक निकाला है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें लाप्लास समीकरण की तो क्या होता है बताओ भाई। लाप्लास जो समीकरण होती है, इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है हमारे पास में डेल स्क्वायर और फाई। अब देखो इसमें क्या करना है, इज इक्वल टू 0 होती है। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है ऊपर। अब इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको फाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आपको डेरिवेटिव कर देना। देखो यहाँ पे फाई आ जाएगा, बस ये जो खालिस्तान दिख रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पे फाई आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। अब देखो लो कितने सिंपल से हैं। अब इसको भी आप ऐसे लोगे भाई ये कैसे याद होगा, तो फिर आपको कुछ याद नहीं होगा। मैंने आपको बोल दिया है कि ये कोई हलवा नहीं है जिसको आप खा जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ नहीं है, फटाफट लिख दो बस यार, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीके से, ठीक है। हर एक चीज़ को देखो ध्यान से, हर एक चीज़ को सीखने का एक नया तरीका ढूंढो, तभी आप आराम से फिजिक्स को आराम से पढ़ सकते हो। और फिजिक्स से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा। क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा सीखने के लिए, अगर आप शर्त क्या है, कंडीशन सुन लो भाई, कंडीशन ये है कि आपको थोड़ी सीखने की जिज्ञासा रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सीखने की थोड़ी जिज्ञासा रखोगे तो आपको यहाँ पे फिजिक्स में अल्टीमेट मजा आएगा। ये होगी लाप्लास समीकरण होगी अपने पास। अब देखो इसी के बाद अपन बात करें लाप्लास समीकरण के बाद में, ये देखो लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट पॉइंट है किसका, इस क्वेश्चन का है हमारे पास। इसके बाद में एक और क्वेश्चन करेंगे। आप सोच रहे हो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं नहीं नहीं, अपन ने एक क्वेश्चन किया, इसके बाद एक और कर लेंगे। यार देखो क्या है, वीडियो 28 मिनट की हुई है अभी तक, और 28 मिनट में मज़ा भी नहीं आता। बच्चे भी कमेंट करते हैं सर हमारे पास कम से कम 1 घंटे की वीडियो होनी चाहिए, हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे हमने आज 1 घंटे पढ़ाई कर ली है। क्यों भैया दिल, सही बात है कि नहीं है, मतलब डेली के अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करते हो तो सही बात है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बात बता रहा हूँ आपको, सुनो ध्यान से। जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ता है ना रेगुलर, भाई जो रेगुलर पढ़ रहा है, चाहे फिजिक्स पढ़ रहा है चाहे वो मैथ पढ़ रहा है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपका नाम जरूर लिखें, ठीक है। उससे क्या है कि जैसे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें बच्चों के नाम लिया करूँगा। जैसे मान लो आदिल है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई करता है, उसका मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ। तो आप भी क्या है कि अपना नाम वहाँ पे लिखो। उससे क्या है कि जब भी मैं जैसे बोलूँगा कि भाई लाप्लास समीकरण भाई समझ में आया क्या, तो वहाँ पे मैं आपके नाम भी ले करूँगा। जैसे कि आदिल हो गया, फिर उसके अलावा जैसे सौरभ हो गया, तो यहाँ पे पढ़ते हैं रेगुलर, तो इनके नाम मैं ले लेता हूँ। लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो साथ के साथ उनका अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे मैं नाम लूँगा। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आपको लगता है हाँ भाई अच्छा अपना नाम आया है, हाँ भाई अपन पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप क्या है कि थोड़ा सा क्या हो जाते हो आप, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाते हो,
अट्रैक्टिव नहीं, एक्टिव। भाई थोड़ा सा क्या हो जाते हो आप, एक्टिव हो जाते हो थोड़ा सा, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा लगता है हाँ भाई अपन पढ़ रहे हैं, ये बात है। तो आप कमेंट में आपका जो नाम है उसको ज़रूर लिखें और कमेंट भी करें, भाई बढ़िया है वीडियो है, लाइक भी कर दिया करो। तो बस यही काम करना है आपको, ठीक है। तो अब बस लास्ट पॉइंट है इसका, इस क्वेश्चन का। तो क्या है, सातवां पॉइंट है हमारे पास, वो कौन सा है, हमारे पास है पाइसन समीकरण। अब देखो पाइसन समीकरण कैसे लिखेंगे, समझो एक बार पाइसन समीकरण। अभी देखो 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं इसको लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको उंगलियों पर हटा दूंगा। इसको कैसे करा दूंगा, उंगलियों पर हटा दूंगा। बस 2 मिनट, 2 मिनट दो मेरे को आप। देखो पाइसन समीकरण हो गया हमारे पास। अब पाइसन समीकरण हमारे पास कैसे याद करेंगे, देखो बताओ फटाफट। पाइसन समीकरण याद करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है डेल स्क्वायर फाई बराबर होता है हमारे पास में रो अपॉन में एप्सिलॉन। और आपको पता है कि यहाँ पर रो क्या होता है, यहाँ पर रो होता है आवेश घनत्व होता है, ये होता है आवेश घनत्व। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, और ज़्यादा वो भी मत करो आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं, ये सब प्रूफ करेंगे अपन, ये सब प्रूफ करेंगे। और अगर आपको मान लो ये अभी आपने याद कर लिए, बाद में जब प्रूफ करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अपन ने पढ़ रखा है, ये फॉर्मूला याद है, ये ऐसे आएगा। तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा और भी ईजी वे में लगेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला अपन बताते हैं। भाई क्या करा है इसमें, बताओ क्या करा है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये जो अपने पास फॉर्मूला है इसको उठाओ यहाँ से और यहाँ पे रख दो, लेकिन इक्वल टू में यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में माइनस का रो अपॉन में एप्सिलॉन, बस ये आएगा और कुछ नहीं है बस। अब ये देखो इसमें फॉर्मूले में है क्या, ये ऐसे फॉर्मूले हैं। अगर आपने मान लो एक फॉर्मूला याद कर लिया तो उससे 3 बन गए, आप भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार मैं आपका भी अभी देखो दोबारा देखो इसका बताता हूँ, मैं रिविजन करवा देता हूँ एक बार, तो आपको मजा आ जाएगा एकदम। डेली के देखो अपन 1 से 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपको फिर दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो अपन क्या है कि एग्जाम के नज़दीक है, और आप सभी को पता है कि देखो बीएससी का जो कोर्स होता है ना, वो इसी प्रकार होता है कि एग्जाम से 10 दिन पहले हो गया, 5 दिन पहले हो गया, इसी प्रकार होता है। अगर आप देखो ध्यान से तो, क्योंकि यार कोर्स देखो इतना बड़ा है, और अगर आप ढंग से एक एक चीज़ को कवर करते हो तो टाइम तो प्रॉपर लगेगा, टाइम तो प्रॉपर लगता ही है, ठीक है। ये आगे कहानी, तो ये बराबर में लिख दिया। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, एक बात मुझे आप बता दो, ठीक है। आप रैप नहीं करो निशिंग का, एक बात मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो एक बात मुझे बताओ, देखो यहाँ पे ये है और ये है। अब इन तीनों को याद करने का आप एक मेथड निकाल सकते हो। अगर आप एक को याद कर लोगे ना तो तीनों आपको याद हो जाएंगे। कैसे, अगर आपने जैसे लाप्लास याद कर लिया, तो लाप्लास याद करने के बाद में आप देखो लाप्लास समीकरण में क्या करना है, फाई लगाना है। और पाइसन समीकरण में अपन को ये यहाँ पे इक्वल टू में माइनस का रो अपन एप्सिलॉन लिखना है। और कुछ करना है किसमें, बताओ क्यों मेरा दिल, सही बात है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं, हाँ बर, हाँ बर जगह पे हाँ बर, हाँ भाई सही है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो ये हो गई। उसके बाद में देखो ये सदिश क्षेत्र का कर्ल है। अब कर्ल में तो क्या है भाई, कर्ल है अपने पास, आपको पता है कि इसके अंतर्गत आपको मैट्रिक्स में निकालना है। तो मैट्रिक्स में क्या है देखो, तो मैट्रिक्स में यहाँ पे E1 H1 E2 H2, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया ना कि E1 H1 याद कर ले, फिर उसके बाद में डेल, फिर उसके बाद में डेल U1 याद कर ले, और फिर A1 H1 याद कर ले। उसके बाद में देखो E2 लगा दो, ये सब लगा दो। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो, इसको ट्रिक बता रहा हूँ आपको इस प्रकार याद करने की। उसके बाद में पीछे की बात करें तो यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे देखो सदिश से डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन में H1 H2 H3 है, ठीक है। और हमारे पास में इसको एक को याद कर लो आप, डेल A1 H2 H3 अपॉन में डेल U1। उसके बाद में देखो यहाँ पे A1 डेल U1, यहाँ पे देखो A2 डेल U2, A3 डेल U3। उसके बाद में देखो H2 H3, फिर H1 H3 और H1 H2, इनको चेंज कर लो आप। जो हमारे पास में अदिश गुणांक है ना H1 H2, इनको आप चेंज कर लो। उसके बाद अदिश प्रवणता और अवकलज संकारक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अवकलज संकारक है ये का, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, आपको याद हो तो, लेकिन वहाँ पे पढ़ा था अपन ने I1 कैप J1 के I1 कैप, ठीक है, I कैप J कैप और K कैप पढ़ा था, I1 नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे I कैप J कैप में K कैप में पढ़ा था, तो यहाँ पे अपन E1 और E2 E3 में आ गया, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखो अदिश गुणांक की बात करते हैं अपने पास, तो अदिश गुणांक क्या होता है हमारे पास में, अदिश गुणांक नहीं, अदिश प्रवणता, स्केलर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ये, अब यहाँ पे फाई के हिसाब से एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ पे जो 6-7 पॉइंट पढ़े ना, अगर आपके दिमाग में देखो एक एक चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ, आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, कैसे, अभी उस सवाल को थोड़ा सा थाम के रखो, जिसके आ रहा होगा उसको थोड़ा थाम के रखो, अभी मैं उसका जवाब दूंगा। अगर जिसके नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बेटेंशन रहो, बिल्कुल मस्त रहो, पढ़ते रहो, बस एक ही काम है आपका, पढ़ते रहना। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ ले लांबिक वक्र निर्देश तंत्र, तो आपको यहाँ पे ये कर देना है काम, ये 6-7 पॉइंट आपको रट लेने हैं। रट लेने का मतलब क्या है, याद कर लो बस।
एक तरीके रटना ही हो गया भाई, रटना ही हो गया। इसमें क्या समझने की कोई बात है क्या, बताओ, समझने की कोई बात है नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको याद करने हैं तो रट लो, से याद कर लो, बात बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसको याद कर लेना है और ये आपको यहाँ पे 2 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जो एक क्वेश्चन के लिए नहीं बनी है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये फॉर्मूले है हमारे पास, ये फॉर्मूले अपन को इस क्वेश्चन में तो काम आएंगे ही, उसके बाद में जब इनको आपस में प्रूफ करेंगे ना तब भी ये काम आएंगे। तो यानी कि एक क्वेश्चन को याद कर लोगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन है अपने आप सोल्व हो जाएंगे। और इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट न्यूमेरिकल करेंगे तो देख लो आप, इतने इंपॉर्टेंट है ये। तो यानी कि आपको फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला हल्के में नहीं लेना है, आपको उसको याद कर लेना है, काम निमेट दो उसका, कर लो भाई, कर लो याद। ठीक है, अब देखो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो इस लेक्चर में पढ़ा है कि लांबेक वक्र निर्देश तंत्र की विशेषता बताओ। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि गोलीय निर्देश तंत्र की विशेषता बताओ, भाई गोलीय निर्देश तंत्र की विशेषता बताओ, उसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म बताओ। यहाँ पे गुणधर्म है ना, इसके साथ साथ में लिख लेना अभिलाक्षणिक गुणधर्म। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इसको तो अपने समझा ध्यान से, लेकिन उसको पढ़ेंगे फटाफट पढ़ेंगे, मतलब कतई जहर तरीके से पढ़ेंगे। तो इसको उठा देते हैं, चलो अपन, और इसको उठा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। उसको करेंगे फटाफट करेंगे, देखो टाइम नहीं लगाएंगे, अब टाइम तो इसमें लगा दिया जितना लगाना था अपन को। अब जैसे उसमें बताता हूँ आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गोलीय निर्देश तंत्र की विशेषता, उसके अभिलाक्षणिक गुणधर्म या फिर महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं उसके अंतर्गत उसको बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जाके चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र की विशेषता बताइए, तंत्र की विशेषता, तंत्र की विशेषता या फिर अभिलाक्षणिक गुणधर्म, अभिलाक्षणिक गुणधर्म बताइए। ठीक है, ये अपना कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे बस अब कुछ नहीं करना है, फटाफट लाइन खींच दो और बोल दो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोल दो। क्या बोल दो? बांके बिहारी लाल की जय बोल दो फटाफट। और यहाँ पे आ जाओ आंसर पे, अब आंसर पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ आंसर पे, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज। अभी यहाँ पे अपन जैसे गोलीय निर्देश तंत्र पढ़ा था, अपन ने याद हो तो आपने पढ़ा था गोलीय निर्देश तंत्र, उसके अंतर्गत आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे अपन ने इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं, इसके निर्देशांक पढ़े थे, इसके अंतर्गत अदिश गुणांक भी पढ़े थे, इसके अंतर्गत अपन ने यहाँ पे आधार सदिश भी पढ़ा था। तो यहाँ पे कई फॉर्मूले अपन ने यहाँ पे पढ़े थे, तो वो भी इस फॉर्मूले के अंदर अपन लिख सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो, ध्यान से देखने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गोलीय निर्देश तंत्र की विशेषता बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूँ यहाँ पे निर्देशांक, क्या लिखता हूँ? कोऑर्डिनेट, निर्देशांक की बात करता हूँ। तो बताओ फटाफट, यहाँ पे देखो आपने पता हो तो यहाँ पे गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमारे पास में क्या था, देखो याद करो, हमारे पास कोऑर्डिनेट u1 बराबर कितना था? r है, u2 बराबर हमारे पास कितना है? थीटा है, और u3 बराबर हमारे पास क्या था? फाई था। याद करने की कोशिश करो भाई, हमने जो भी 300 या 400 साल पहले पढ़ा था उसको याद करो कि यहाँ पे u1 का मान r1, u2 का मान थीटा और हमारे पास u3 का मान फाई था। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्पेरिकल की, गोलीय निर्देश तंत्र की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। अब याद करो इनकी जो लिमिट थी वो क्या थी हमारे पास में, जो r की लिमिट थी, याद करो यहाँ पे r की लिमिट कितनी थी? 0 से लेकर इन्फाइनाइट थी। यहाँ पे थीटा की लिमिट थी वो 0 से लेकर कहाँ थी? पाई थी। याद करो यार, याद करने की कोशिश करो। उसके बाद में जो फाई थी इसकी लिमिट मैंने आपको बताई थी बिल्कुल अल्टीमेट तरीके से। और अगर नहीं समझ में आई हो तो पीछे का जो वीडियो लेक्चर उसको देखो ध्यान से, बस वही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगी 2 पाई, कहानी खत्म। यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत जो अपन ने पहले पॉइंट फाइंड कर रखे हैं उनको भी निकाल देना है, यानी कि वो भी इसके क्या हो गए? गुणधर्म ही हो गए एक प्रकार देखा जाए तो। इसी प्रकार अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो हमारे पास में इकाई सदिश की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? इकाई सदिश की। इसमें भी अपन वही 7-8 पॉइंट निकालेंगे, बस काम खत्म है, हमारे पास 2 नंबर पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो निर्देशांक ये हो गए हमारे पास। इकाई सदिश क्या होता है? इकाई सदिश होता है हमारे पास में E1 कैप, ठीक है, E2 कैप और हमारे पास होता है E3 कैप। ठीक है, ये कहानी है हमारे पास। अब देखो याद करो, इस प्रकार अपन लिखते थे इसको, और यहाँ पे अपन देखो इसको इस प्रकार लिख देते थे, इस प्रकार देखो ER, ठीक है, इसका E थीटा ई कैप और E फाई कैप। और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो इसके अंतर्गत इकाई सदिश को इस प्रकार लिखते थे अपन R कैप, ठीक है, थीटा कैप
और फाई कैप, इस प्रकार भी लिख देते हैं। तो ये हो गया इकाई सदिश हो गया। तो ये सिंपल पॉइंट है यार, क्या दिक्कत है इसमें। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अपन इस प्रकार। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, जैसे अदिश गुणांक था हमारे पास। अदिश गुणांक क्या था बताओ। अदिश जो गुणांक था हमारे पास में किसके अंतर्गत, अदिश गुणांक का जो मान है गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। बताओ क्या था, आपको याद हो थोड़ा बहुत तो H1 H2 और H3 का जो मान था हमारे पास वो कितना आया था। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं HR H थीटा और H5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 आई थी, आपको याद हो तो R आई थी और R साइन थीटा। अब देखो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, साफ सी बात, मैंने पहले बोल दिया था आपको याद करने के लिए। उसके बाद में देखो अब यहाँ पे आधार सदिश है, उसका गुणधर्म तो क्यों लिखेंगे, क्या आया था उसमें आधार सदिश, कुछ आया था स्पेशल, तो कुछ नहीं आया था। तो ये वैल्यू है, ये याद करनी थी अपन को। उसके अलावा देखो इसमें फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं अपन, जैसे कि इसी प्रकार अगर अपन फोर्थ पॉइंट की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले याद करवाया था आपको कि यहाँ पे रेखीय अल्पांश भी अपन ने याद किया था। याद करो भाई थोड़ा बहुत, रेखीय अल्पांश भी यहाँ पे ज्ञात किया था। और रेखीय अल्पांश का फॉर्मूला बताओ मुझे। रेखीय अल्पांश का फॉर्मूला हमारे पास H1 बना गया। ठीक है, याद करने की कोशिश करो यार। देखो फटाफट, आप देखो मैं यहाँ पे सीधा लिख दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में रेखीय अल्पांश है हमारे पास। ठीक है, तो रेखीय अल्पांश का फॉर्मूला क्या होता है, देखो DL1 बराबर होता है हमारे पास H1 DU1। अब एक बात बताओ मुझे, गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमारे पास में जो DL1 का मान आएगा कितना आएगा, H1 का मान कितना है बताओ, हमारे पास में 1 है। और DU1 का मान बताओ, DU1 का मान हमारे पास कितना है, R है। तो R लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे, देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास DR आ जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं DL2 की। सिंपल वे में समझो, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में करवा रहा हूँ, बिल्कुल इजी धीरे धीरे करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। DL2 का मान बताओ, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सभी बोलो एक साथ। DL2 का मान क्या होगा हमारे पास, देखो H2DU2। अब देखो H2 का मान बताओ, यहाँ से कितना है, R है हमारे पास। ठीक है, तो DL2 का मान कितना आ गया हमारे पास में, R आ गया। और DU2 क्या हमारे पास थीटा है, तो D थीटा आ गया। उसी प्रकार अपन बात करते हैं तो DL3 की बात करते हैं तो कितना आ गया, H3 और DU3। तो कितना आ गया बताओ भाई फटाफट। DL3 का मान है तो H3 का मान कितना है हमारे पास, H3 का जो मान है हमारे पास में R साइन थीटा है, R साइन थीटा है, और हमारे पास में वो फाई है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास में R साइन थीटा और D फाई आएगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, खत्म कहानी। अब चलते हैं आगे। अब देखो कहानी खत्म अभी नहीं हुई है, 4 पॉइंट पढ़े हैं अपन ने। और आपको जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना तो अपन को आपको 5 से 6 पॉइंट करने हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ज़्यादा करवाएंगे आपको। देखो 1 2 3 4 हो गए, 5 की बात कर लेते हैं। 5वां पॉइंट कौन सा है हमारा, 5वां पॉइंट जैसे अपन ने रेखीय अल्पांश ज्ञात किया था, तो उसके अलावा ये हमारे पास रेखीय हो गया। उसके अलावा देखो अपन इसके पृष्ठीय भी याद, भाई देखो हमने 3 पढ़े थे, एक तो पढ़ा था पृष्ठीय, एक पढ़ा था पृष्ठीय, एक पढ़ा था अपन ने रेखीय, एक पढ़ा था आयतनीय। तो पृष्ठीय तो निकाल ले पहले अपन, हमारे पास पृष्ठीय है उसको तो निकाला नहीं अपन ने। तो रेखीय अल्पांश इस प्रकार निकाल लिया। तो पृष्ठीय की याद करो भाई, पृष्ठीय कैसा था, याद करने की कोशिश करो। जो पृष्ठीय अल्पांश था अपन ने निकाला था। अब देखो इतनी जल्दी मत बोलो यार, देखो अब ये कोई बात नहीं हुई। तो पृष्ठीय अल्पांश का फॉर्मूला बोलो, फटाफट बोलो। हमारे पास में ds का जो फॉर्मूला था क्या था बताओ, हमारे पास में ds का फॉर्मूला था H1 H2 DU1 U2। याद करो यार, देखो H1 H2 DU1 DU2। अब ऐसे मजा नहीं आएगा बिना याद। अब देखो याद करने का फिर मतलब क्या निकला पढ़ाने का, भाई मतलब क्या निकला पढ़ाने का, जो याद नहीं है आपको फॉर्मूला। तो ds अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ds हमारे पास ऐसे कैसे है। अब बताओ H1 H2 का मान बताओ। H1 का मान है 1 है और H2 का मान है R है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा R। DU1 DU2 है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो DU1 कितना है R है और DU2 कितना है हमारे पास थीटा है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा DR D थीटा। उसी प्रकार अपन बात करें किसकी, यहाँ पे DS की बात करें, फिर यहाँ पे बात करते हैं जैसे जैसे कि अपन DS1 बात करते हैं तो DS2 की बात करते हैं। तो अब DS बात करें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, देखो H1 H3, ठीक है, और यहाँ पे DU1 DU3 आ जाएगा। इस प्रकार इसको थोड़ा देर कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो DS H1 H3 और DU1 DU3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो S1 लगा लो चाहे DS1 या DS2 लगा लो, समझने के लिए बात बराबर ही है। तो यहाँ पे देखो H1 H3 का मान देखो फटाफट, H1 का ये रहा 1 और H3 का R साइन थीटा है। तो DS2 का जो मान है हमारे पास वो आएगा R साइन थीटा, और U1 कितना है हमारे पास DR है, और U3 कितना है D फाई है, तो D फाई लगा दो।
इसी प्रकार ds3 का मान निकाल दो भाई। ds3 कितना आएगा फटाफट बताओ। हमारे पास में जो ds3 का मान आएगा वो आएगा H2H3। भाई देखो H1H2 हो गया, H1H3 हो गया, तो H2H3 कर लेंगे अब, और यहाँ पे लिख देंगे DU2 और DU3। बताओ भाई मान बताओ फटाफट। अब ds3 का जो मान है, H1H2 का मान बताओ, H2H3 का देखो, H2H3 का, तो यहाँ पे देखो आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बच्चे तो नहीं, आप मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊँ आपको। यहाँ पे DU2 आएगा यहाँ पे, तो DU2 कितना है हमारे पास, थीटा है, तो हमारे देखो डी थीटा, और DU3 D5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो समय का नंबर 5 हमारा ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी प्रकार, अगर अपन ने पृष्ठीय निकाल लिया, रेखीय निकाल लिया, इसका छठा पॉइंट भी है आयतन अल्पांश है हमारे पास, तो आयतन अल्पांश को भी निकाल लेते हैं, साथ के साथ निकाल लेंगे भाई। ये क्या चल रहे हैं हमारे पास, गुणधर्म चल रहे हैं किसके, गोलीय निर्देश तंत्र के। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन अल्पांश की बात कर लेंगे, अपने पास क्या आएगा बताओ। आयतन अल्पांश तो हमारे पास में डी टो से दर्शाते हैं इसको, डी टो से। ठीक है, H1 H2 H3। ठीक है, और हमारे पास में DU1 DU2 और DU3, ये था। आपको इसका फॉर्मूला आपको याद हो तो। अब यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं डी टो के लिए, बात करते हैं हमारे पास, देखो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे H1 का मान बताओ 1 है, H2 का R है, और H3 का R साइन थीटा, तो ये जगह R स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाई में DR डी थीटा और D5, कहानी खत्म। तो ये हो गया अपने पास इसका आयतन अल्पांश हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में इसके आगे, अभी जो अपन ने पॉइंट पढ़े थे। अब देखो याद कर, अब देखो समझो, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे, देखो सुनो एक बार। यहाँ पे अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे सारे, जो अवकलज संकारक बताया था, अदिश प्रवणता बताया था, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस बताया था, ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे ना, वो सारे पॉइंट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप वो सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना आपको कि सभी बच्चों के सवाल उठेंगे, यहाँ पे कॉमन सवाल ये उठेंगे कि सर यहाँ पे हमारे पास में जो लांबिक वक्र निर्देश तंत्र होता है, उसके अंतर्गत भी तो अपन ये पॉइंट लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब उसके अंतर्गत भी स्टार्टिंग में अपन जो कोऑर्डिनेट है भाई, कोऑर्डिनेट है उसके उसका, ठीक है, उसके अलावा अपन बात करते हैं देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, जैसे निर्देशांक हो गया, इकाई सदिश हो गया, अदिश गुणांक हो गया। लेकिन उनके लिए आप देखो, आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसके लिए अपन ने ये जो फॉर्मूले हैं सारे, देखो इकाई सदिश का मान है, अदिश गुणांक का जो मान है, ये अपन वहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं, आपने देखा हो थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसलिए आप क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास में यदि क्वेश्चन आता है लांबिक वक्र निर्देश तंत्र के लिए, तो अभी जो मैंने आपको पॉइंट करवाए हैं, 6-7 पॉइंट जो करवाए हैं मैंने आपको, अवकलज संकारक, अदिश प्रवणता, ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे और वो उसके अंदर लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पे गोलीय की, अब देखो गोलीय के अंतर्गत तो हमने यहाँ पे देखो सारे पॉइंट, देखो निर्देशांक हो गया, इकाई सदिश हो गया, ये यहाँ तक 6 पॉइंट भी काफ़ी होते हैं इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे 2 नंबर का सवाल आता है 6 पॉइंट लिख देते हो तो काफ़ी है इसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर आप पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप आगे भी लिख सकते हो। हमारे पास 7वां पॉइंट लिख देंगे अपन, तो 7वां पॉइंट किसका लिखेंगे बताओ। तो अभी जो मैंने पॉइंट बताया था अभी अवकलज संकारक, जैसे मान लो यहाँ पे अपन गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत अवकलज संकारक का जो पॉइंट है वो लिखें, अवकलज संकारक का जो अपन पॉइंट लिखें तो कैसे आएगा बताओ। यहाँ पे फॉर्मूला बताओ। अभी देखो, अभी आपको याद हुआ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करो याद करने की, थोड़ा बहुत माइंड लगाओ कि हमने क्या किया था। तो हमारे पास में देखो डेल वेक्टर बराबर हमने अभी लिखा था जस्ट पहले, थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो। E1 कैप अपॉन में H1, ठीक है, डेल अपॉन में डेल U1 है, प्लस में अपन बात करते हैं E2 कैप। देखो एक पॉइंट याद कर लो, फिर अपना आप याद हो जाएगा। डेल अपॉन में डेल U2 प्लस में E कैप 3 अपॉन में देखो H3 और डेल U3 आ जाएगा। ये था हमारे पास अवकलज संकारक का। अब देखो अगर अपन इसको गोलीय में लिखें तो कैसे लिखेंगे बताओ भाई फटाफट। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो डेल वेक्टर, अब यहाँ पे देखो E1 E2 E3 का जो मान है वो कितना है, ER E थीटा E5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हमारे पास में E1 की जगह लिखेंगे ER, E2 की जगह लिखेंगे E थीटा लिखेंगे, और E3 की जगह लिखेंगे E5 लिखेंगे। ये काम हो गया। उसके बाद में हमारे पास में अपॉन में क्या है, H1 H2 H3। अब बताओ फटाफट, सीखने की चीज़ है वो यहाँ पे है। देखो H1 का मान 1 है तो 1 लिख दो, मतलब H2 का जो मान है R है तो यहाँ पे अपॉन में R लिख दो। H3 का मान हमारे पास R साइन थीटा है तो यहाँ पे R साइन थीटा लिख दो। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो डेरिवेटिव करना है अपन को, देखो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव करना है ना, यहाँ पे डेल, और यहाँ पे U1 है तो यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे U2 है तो यहाँ पे डेल अपॉन में डेल
थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे U3 है तो डेल अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास डेल फाई आ जाएगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? अवकल संकारक का जो ये पॉइंट है ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो आप, किसमें? गोलीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। बताओ भाई फटाफट, सारे बताओ बोल के, सारे बताओ। इसी प्रकार अगर हम बात करें अपन, देखो यहाँ पे इसी पे बात करें अंदर अंदर, देखो डेल वेक्टर बराबर हमारे पास कितना आएगा, देखो याद करो। यहाँ पे जैसे बात करते हैं हमारे पास से, आपने बोला था कि यहाँ पे E1 कैप आर, ई कैप थीटा, ई कैप फाई को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? सिंपली इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे आर कैप डेल अपॉन में डेल आर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे थीटा कैप डॉट 1 अपॉन में आर डॉट थीटा अपॉन में डी थीटा लिख सकते हैं इसको अपन। और उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे, देखो ये ई फाई है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फाई कैप और 1 अपॉन में आर साइन थीटा और डॉट में डी अपॉन में डी फाई। तो कई बार आपसे एक नंबर में पूछ ले कि सिद्ध करो कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है उसमें अवकल संकारक का जो मान है वो ये होता है। तो आपको एक नंबर में क्या करना है भाई, देखो एक नंबर में तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो E1 मतलब H1 H2 H3 का जो मान है हमारे पास किसमें, गोलीय निर्देश तंत्र में, वो ये होना चाहिए, ठीक है। 1 R साइन थीटा, उसमें कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार आप पॉइंट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो फिर इसी प्रकार देखो हम आगे पॉइंट बात करते हैं, इसमें अवकल संकारक है, अदिश प्रवणता है, 2-3 पॉइंट और निकाल सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे अगर 2 नंबर में सवाल आता है तो यहाँ पे लिख सकते हो, इतना ही काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं करवा देता हूँ वैसे तो, और वैसे नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे ये, ठीक है। तो 1-2 पॉइंट और निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत आती है बताओ। इसी प्रकार अपन बात करें, जैसे 8वां पॉइंट इसमें ज्ञात कर लें, फटाफट बोलो यार, अब कुछ नहीं है, वैल्यू निकालनी है। जैसे अदिश प्रवणता की बात करते हैं अपन, तो अदिश प्रवणता का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, याद नहीं हुआ होगा लेकिन कोशिश करो बस थोड़ा सा, आपको इतना सा याद हुआ होगा ना कि ग्रेडियंट फाई ऐसे कुछ याद हुआ होगा आपको, याद करो। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला था डेल वेक्टर हमारे पास में मल्टीप्लाई में फाई था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, प्रवणता थी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे अपन बात करते हैं हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है, यहाँ पे लिख लो, स्टार बना के लिख लो, गलती करोगे आप, स्टार बना के लिख लो कि हमारे पास में जो गोलीय निर्देश तंत्र होता है, गोलीय निर्देश तंत्र होता है, उसके अंतर्गत क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, देखो आर थीटा और फाई होते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ग्रेडियंट फाई है ना मल्टीप्लाई में, तो ये फाई क्या है, हमारे पास निर्देशांक उपलब्ध है, किसमें, गोलीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि अपन क्या कर देते हैं, हमारे पास में जो फाई है ना, इसको लिख देंगे अपन एफ लिख देंगे, जिससे क्या समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे एफ कर देंगे यहाँ पे, तो डेल वेक्टर ये एफ कर दिया किसको, फाई को, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल वैल्यू रखनी है। बताओ यहाँ पे जैसे ग्रेडियंट आ गया अपने पास, ये एफ आ गया हमारे पास, ग्रेडियंट एफ आ गया, तो डेल हमारे पास है, डेल की वैल्यू अभी जो हमने लिखी थी जस्ट पहले उसको लिख दो यहाँ पे, क्या आई थी, देखो आर कैप, ठीक है। और यहाँ पे इसको एफ के सापेक्ष में इसको डेरिवेटिव कर दो, डेल एफ अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल आर। अरे कुछ भी नहीं है, मतलब कचरा है यहाँ पे। अगर आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए ना सारे, वो सारे फॉर्मूले याद करने के बाद में आप यहाँ पे सिंपली गोलीय हो चाहे बेलनी हो, यहाँ पे H1 H2 का मान लिखना है, काम खत्म है बिल्कुल। इसके आगे अपन बात करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हालांकि उसको, लेकिन उसकी बात करेंगे, बेलनी की बात करेंगे, तो इसी प्रकार लिख देंगे बिल्कुल। मतलब यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से तो 1% भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इसकी अपनी गारंटी है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार ये देखो, ये अदिश प्रवणता आ गई। इसके बाद अपन बात करते हैं अगर 9वें पॉइंट की, तो 9वां पॉइंट हमारे पास किसकी बात करते हैं, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ये अपना लास्ट पॉइंट रहेगा इसका, फिर आप देख लेना, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो इसको कैसे निकालेंगे बताओ, इसका फॉर्मूला अब देखो, प्रैक्टिस करो, आज आपको ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। कल मैं आपको इसी वक्त सुनूंगा, जब भी वीडियो लेक्चर आएगा तो उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा 5 मिनट का, ठीक है, इस फॉर्मूले का टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं, देखो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला था, आपको याद होना चाहिए भाई। देखो ये था हमारे पास में डेल वेक्टर मल्टीप्लाई में यहाँ पे ए वेक्टर था हमारे पास में, इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कितना था, H1 H2 H3, ठीक है। इसको मैंने आपको याद भी करवाया था, इस प्रकार देखो डेल U1 है तो यहाँ पे A1 आएगा, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे H2 H3 लिख देंगे, उसके बाद में प्लस में यहाँ पे डेल U2 आएगा तो यहाँ पे A2 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो H2 H3 लिख दिया तो यहाँ पे H1 H3 लिख देंगे, इस प्रकार मैंने आपको बताया था, H1 H3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस में यहाँ पे देखो इस प्रकार डेल U2 लिखो, यहाँ पे डेल U3 आएगा तो यहाँ पे A3 आएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर H1 H2 लिख देंगे। तो इस प्रकार याद करो, बस कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपको।
और यहाँ पे देखो H1 H2 H3 के मान आपको पुट करने पड़ेंगे। बताओ भाई फटाफट बताओ भाई। डाइवर्जेंस ए वेक्टर का जो मान है हमारे पास में, डेल वेक्टर ए वेक्टर हमारे पास में 1 में H1 H2 H3 का मान बताओ। वो H1 का मान 1 है, H2 का मान R है और H3 का मान R साइन थीटा है, तो R स्क्वायर साइन थीटा हो गया। अंदर की बात करते हैं तो क्या करेंगे बताओ, डेल U1 है तो A1 का मान हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 की जगह क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पे A1 की जगह देखो, अब देखो वही बात है, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गलती नहीं करनी है। वो गलती क्या नहीं करनी है कि देखो आपको यहाँ पे U का मान भी रखना पड़ेगा, किसके रूप में, R के रूप में लिख दो भाई, हमारे पास में DR हो जाएगा। और A1 है ना, यहाँ पे A1 की जगह R लिख दो। और H2 H3 का मान बताओ, H2 का मान R है, H3 का मान R साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। प्लस में इसी प्रकार डेल U2 क्या था वहाँ पे, डेल थीटा था, तो थीटा लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा A थीटा। यहाँ पे H1 H3 का मान कितना था, देखो R साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो सिंपल सी, यहाँ पे अपन बात करते हैं D अपन में D फाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, देखो A फाई आएगा। और यहाँ पे देखो क्या है, H1 और H2 है, तो H1 का मान 1 है, H2 का मान R है, तो यहाँ पे R आ जाएगा सिंपली। तो ये कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार आप सदिश सतह का डाइवर्जेंस, यानी कि 8-9 पॉइंट लिखने हैं आपको बस। इसके आगे आप इसके में सब पॉइंट लिख सकते हो, कर्ल लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी है सारे पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हो। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे भाई, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में आते ही इसी प्रकार इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे। जो हमारे पास में था ना ये, इसको कंटिन्यू कर देंगे आगे। ये जो पॉइंट है गुणधर्म वाला, इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और देखो सिलेबस की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अल्टीमेट तरीके से पढ़ो, मस्त रहो, बस डेली पढ़ते रहो, ये काम है आपका। ठीक है।